नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो अप्रैल 2024 में एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों की सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं यूनिट वाइज। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट BD 401 दिया गया है, इस जगह पर क्लिक कर दीजिए, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, जस्ट इसके नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर सभी पेपर की वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ध्यान रखिए इस प्रैक्टिस सेट से कम एग्जाम में आपके 30 से 35 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। बार बार एक शब्द कह रहे हैं, आप लोग बुक पढ़िए और प्रैक्टिस सेट हल करिए। निश्चित रूप से एग्जाम में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे जुड़े थे 74, 78 अंक तक प्राप्त किए हुए हैं। चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम देने जा रहे हैं BD 202 अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग का, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है? ये नामित स्तर B, क्रमित स्तर C, अंतराल स्तर D, अनुपात स्तर। तो मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, नामित स्तर। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है? ए, नामित मापनी B, क्रमित मापनी C, अंतराल मापनी D, अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 2 का C, अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या मापन का कार्य है? ए, वर्गीकरण B, पूर्व कथन C, निदान D, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना D, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ए, नामित मापनी B, क्रमित मापनी C, अंतराल मापनी D, अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 4 का D, अनुपात मापनी। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, आप लोग साथ में बने रहेंगे। और ध्यान रखना इस प्रैक्टिस सेट से आपके एग्जाम में कम से कम 30 से 35 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 75 प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 1 बार 2 बार 10 बार कहीं आ जा रहे हैं, कहीं भी ईयरफोन या ब्लूटूथ लगाकर आप लोग अच्छे से प्रश्नों को कई बार देख लीजिए। सारे प्रश्न आपके निश्चित रूप से तैयार होने पर कम से कम 30 प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में यहाँ से सेम टू सेम आ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है, वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नति हेतु कौन सा आकलन किया जाता है? ए, संरचनात्मक आकलन B, योगात्मक आकलन C, सतत आकलन D, उपरोक्त सभी। तो वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नति हेतु कौन सा आकलन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा B, योगात्मक आकलन। ठीक है, जैसे वार्षिक एग्जाम होता है या हाफ ईयरली, तो इसे क्या कहते हैं? योगात्मक आकलन। ठीक है, साल भर आप पढ़ते हैं, अंत में जो आपका पेपर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो योगात्मक आकलन। या फिर जैसे आप लोग सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम दे रहे हैं, ये क्या है? योगात्मक आकलन। भूलना नहीं, ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? ए, नामित मापनी B, क्रमित मापनी C, अंतराल मापनी D, अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना D, अनुपात मापनी। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है? ए, थॉर्नडाइक B, टर्मन C, वुडवर्थ D, हेल्मस्टेडर।
तो सही जवाब हो जाएगा 7 का। ध्यान रखना, किसने कहा है जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है, परिमाण में होता है। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए। थॉर्नडाइक ने कहा है ये चीजें। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के साथ संबंध का प्रयोग निम्न में से किस मापनी पर किया जाता है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी क्रमिक मापनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? ए सत्य असत्य प्रश्न, बी रिक्त स्थान की पूर्ति प्रश्न, सी बहुविकल्पी प्रश्न, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 9 का डी। ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पी तो आपको पता ही है, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी है, सत्य असत्य भी है। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है? ए समाज मिति, बी प्रक्षेपी तकनीक, सी संचयी अभिलेख, डी उपरोक्त सभी। तो किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 10 का बी प्रक्षेपी तकनीक। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग देख भी चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में कितना लाभ आपको हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी बच्चे आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। 75 प्रश्न है, अगर सारे प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेम टू सेम प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, प्रश्नावली है, ए शोध विधि, बी मापन तकनीकी, सी डेटा संग्रह के लिए उपकरण, डी डेटा विश्लेषण तकनीक। तो प्रश्नावली है, सही जवाब हो जाएगा 11 का। ध्यान रखना, सी डेटा संग्रहण के लिए उपकरण। अगला प्रश्न है, अर्ध विपाटन विधि का संबंध है? ए विश्वसनीयता से, बी वैधता से, सी वस्तुनिष्ठता से, डी मानक से। तो अर्ध विपाटन विधि का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 12 का ए विश्वसनीयता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी आत्मनिष्ठता, डी उपयोगिता। तो निम्नलिखित में क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 13 का। ध्यान रखना, सी आत्मनिष्ठता नहीं है, बाकी विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता है। अगला प्रश्न है, ड्रा ए मैन टेस्ट का संबंध है? ए बुद्धि, बी व्यक्तित्व, सी अभिक्षमता, डी सृजनात्मकता। तो ड्रा ए मैन टेस्ट का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा ए बुद्धि से। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करें प्लीज। आप लोगों को निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। अगर आप 2-3 लोगों को भी शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। चैनल को आप देख ही रहे हैं, आप लोग जुड़े हैं, आप अपना चैनल समझ के निश्चित रूप से इसे थोड़ा से कोशिश कीजिए, लोगों को शेयर किया करिए। ठीक है, जितने लोग देखते हैं वीडियो, अगर 2-2 लोगों को शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। प्रश्न है, ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है? ए परीक्षण द्वारा, बी साक्षात्कार द्वारा, सी अवलोकन द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए अवलोकन, बी साक्षात्कार, सी प्रक्षेपी विधि, डी समाजमिति तकनीक। सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 16 का डी समाजमिति तकनीक। अगला प्रश्न है, IQ है, तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे स्टैटिक्स वाले में, तो बहुत ही सरल है, बार बार पूछा जाता है। ए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100, बी वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु गुणित 100, सी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु प्लस 100, डी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 10। तो हमने पहले ही कहा था कि IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100 या फिर MA अपान CA गुणित 100। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना आप लोग। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है शॉर्टकट या फिर फुल में। सृजनात्मकता का संबंध है, तो ए अभिसारी चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी बहु अधिक सोचना, डी उपरोक्त सभी। तो सृजनात्मकता का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 18 का बी अपसारी चिंतन से। ठीक है, और बुद्धि का अभिसारी चिंतन से। हम लोग इस पर बात कर चुके हैं टेस्ट में, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सृजनात्मकता का संबंध किससे है? अपसारी चिंतन से। अगर यही बुद्धि होता तो बुद्धि का संबंध किससे है? अभिसारी, ए वाला हो जाता। दोनों महत्वपूर्ण है और
एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछ सकता है। तो सारे प्रश्न आप पहले बता चुके हैं जो भी आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, या फिर नेट जेआरएफ या फिर यूपी टेस्ट सीटेट में कहीं न कहीं प्रश्न आए रहते हैं, वही सब रखे जाते हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न जो भी देख नेशनल फॉर लर्निंग का या तो आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर यूपी टेस्ट सीटेट में आए हुए हैं, तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग इस प्रश्न को जो फुल प्रैक्टिस सेट है अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? ए निबंधात्मक प्रश्न, बी सत्य असत्य प्रश्न, सी दीर्घ उदाहरण उत्तरीय प्रश्न, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना, बी सत्य असत्य प्रश्न। अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? ए 7, बी 9, सी 10, डी 12। सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना, सी 10। अगला प्रश्न है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? ए मरे एवं मॉर्गन, बी लियोपोल्ड बायलक, सी सेल, डी टॉरेंस। तो प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 21 का, ध्यान रखना, ए मरे एवं मॉर्गन। अगला प्रश्न है, तो 21 का सही जवाब था, ध्यान रखना, ए मरे एवं मॉर्गन, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है? ए वंशानुक्रम, बी उम्र, सी वातावरण, डी उपयुक्त सभी। कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विनय साइमन बुद्ध परीक्षण है? ए व्यक्तित्व शाब्दिक परीक्षण, बी वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण, सी समूह शाब्दिक परीक्षण, डी समूह अशाब्दिक परीक्षण। तो विनय साइमन बुद्ध परीक्षण है, सही जवाब हो जाएगा 23 का, ए वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसको उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक हो। यह किसने कहा? ए थॉर्नडाइक, बी थॉमसन, सी वेस्लर, डी टर्मन। सही जवाब हो जाएगा 24 का, सी वेस्लर। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है? ए वस्तुनिष्ठता हेतु, बी निरंतरता हेतु, सी वैधता हेतु, डी व्याख्यात्मकता हेतु। तो विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है, सही जवाब हो जाएगा 25 का, सी वैधता हेतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विधि परीक्षण के पदों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है? ए कार्य विश्लेषण, बी विषय वस्तु विश्लेषण, सी रुझान विश्लेषण, डी पद विश्लेषण। सही जवाब हो जाएगा 26 का, बी विषय वस्तु विश्लेषण। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण के दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? ए व्यवहारिकता एवं उपयोगिता, बी वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, सी विश्वसनीयता एवं वैधता, डी विश्वसनीयता एवं उपयोगिता। तो मानकीकृत परीक्षण के दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा 27 का, सी विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला प्रश्न है, कौन सा भिन्न है? ए विश्वसनीयता, बी न्यायदर्श, सी वैधता, डी मानक। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना, बी न्यायदर्श। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है? ए वस्तुनिष्ठता, बी विश्वसनीयता, सी वैधता, डी मानक। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना, डी मानक जो है ये अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है, वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता वैधता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। 28 का सही जवाब था बी न्यायदर्श। अगला प्रश्न है 30, किसी परीक्षण का स्व सहसंबंध कहलाता है? ए वैधता गुणांक, बी मानक, सी विश्वसनीयता गुणांक, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 30 का, सी विश्वसनीयता गुणांक। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह ए विश्वसनीय अवश्य होगा, बी कम विश्वसनीय होगा, सी विश्वसनीय नहीं भी हो सकता है, डी विश्वसनीयता से कोई संबंध नहीं रखता। यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह सही जवाब हो जाएगा ए विश्वसनीय अवश्य होगा। अगला प्रश्न है, निर्णयात्मक परीक्षण महत्व देता है? ए सही उत्तर को बी, गलत उत्तर को सी, ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 32 का, सी। तो निर्णयात्मक परीक्षण महत्व देता है सही उत्तर को और गलत उत्तर दोनों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच सा संबंध है?
हमने पहले ही आपको बताया था, आपको याद होगा अगर, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है, या समांतर माध्य। इसमें आप देखिए बहुलक बराबर क्या है, पहला है 2 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 3 माध्य। तो ये तो गलत है, क्योंकि बहुलक इस तरह रहता है, अगर मान लीजिए इस तरफ गया भी है तो माध्य के साथ हमेशा 2 होता है, ठीक है, 3 माध्यिका रहता है, तो ये गलत हो गया। 4 माध्यिका है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 माध्यिका रहेगा, ऐसे ही गलत हो गया। 3 माध्यिका ये सही हो सकता है, ध्यान रखना, 3 माध्यिका है बिल्कुल। बहुलक प्लस 2 माध्य, हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी गलत होगा, 2 माध्य है, 2 बहुलक है ही नहीं, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो अब हम लोग इस पर विचार करेंगे, तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये वाला अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये सही हो जा रहा है। फिर आपको पता है बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका अर्थात यानी 2 माध्य या समांतर माध्य, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर आप इसे यहाँ ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा ना, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग हमेशा याद रखना, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त का सबसे सामान्य माप है, ए माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, माध्य, ये सबसे सामान्य माप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अस्थायी केंद्रीय प्रवृत्त की माप है, ए माप, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी मानक विचलन। तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी केंद्रीय प्रवृत्त की माप है, सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, माध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है, ए माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना आप लोग, डी मानक विचलन जो है ये केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है, माध्य बहुलक माध्यिका है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है, ए माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी प्रास। सही जवाब हो जाएगा 37 का माध्यिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक अस्थायी माप है, ए मानक विचलन, बी परास, सी माध्य विचलन, डी चतुर्थक विचलन। निम्नलिखित में कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक अस्थायी माप है, सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, मानक विचलन जो है सर्वाधिक अस्थायी माप है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, मानक विचलन सर्वाधिक अस्थायी माप है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखे थे तो एक प्रश्न और था, सर्वाधिक अस्थायी केंद्रीय प्रवृत्त माप है, तो इसमें आप देखे थे तो माध्य था, ठीक है, माध्य जो है सर्वाधिक अस्थायी केंद्रीय प्रवृत्त के माप है। और 38 में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या पूछ रहा है, विचलनशीलता, तो मानक विचलन है, दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्यमान है, ए, तो ध्यान रखना यम बराबर कोष्टक के अंदर सिग्मा एफ अपान एन, बी बराबर यम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, सी सिग्मा बराबर एम एफ एक्स अपान 2n, डी सिग्मा एफ एक्स अपान 2n। तो मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग अपान संख्या। तो बहुत ही सरल है, सही जवाब हो जाएगा इसका 39 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, संख्याओं का योग अर्थात एफ एक्स अपान संख्या, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है, ए मध्यमान, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मध्यमान। अगला प्रश्न है, मापक का सर्वोच्च स्तर है, ए नामित, बी क्रमित, सी आंतरिक, डी अनुपातिक। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना डी, अनुपातिक जो है ये सर्वोच्च स्तर है और नामित जो है ये निम्न स्तर है, दोनों याद रखना, ठीक है आप लोग। सर्वाधिक संवेदनशील कौन सा था, 40 का सही जवाब था ए मध्यमान। तो माप का सर्वोच्च स्तर कौन सा है, अनुपातिक, और नामित सबसे निम्न है, दोनों याद रखना, महत्वपूर्ण, दोनों पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है, ए नामित, बी क्रमित, सी आंतरिक, डी अनुपातिक। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए नामित स्तर पर। अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा, ए लिंडमैन, बी हेम्स्टेटर, सी स्टीवेंस, डी मॉरडॉक। तो मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा 43 का सी स्टीवेंस। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? सही जवाब ध्यान रखना, ए मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है। पहली बात तो ये गलत हो जा रहा है क्योंकि मूल्यांकन सबसे व्यापक है। मापन कितना का उत्तर देता है, बी मूल्यांकन कितना अच्छा का उत्तर देता है, सी डी मूल्यांकन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा ए मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक होता है। ये गलत है क्योंकि मूल्यांकन सबसे व्यापक होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लंबाई है एक ए असतत चर बी सतत चर सी अचर डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी सतत चर। मनुष्य की लंबाई क्या है? सतत चर है। अगला प्रश्न है, आकलन के बारे में क्या सत्य है? ए आकलन मात्रात्मक होता है, बी आकलन गुणात्मक होता है, सी आकलन में परम शून्य होता है, डी सभी सत्य हैं। तो आकलन के बारे में क्या सत्य है? सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। आकलन मात्रात्मक होता है, आकलन गुणात्मक होता है, आकलन में परम शून्य होता है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है? ए व्यापक आकलन, बी संरचनात्मक आकलन, सी योगात्मक आकलन, डी निर्णयात्मक आकलन। तो पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी योगात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है? ए मापन, बी मूल्यांकन, सी आकलन, डी उपयुक्त सभी। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा बी मूल्यांकन। मैंने बताया भी था आपको कि कक्षा में प्रथम स्थान आना, किसी विषय में प्रथम स्थान आना, ठीक है। जैसे मान लीजिए गणित में श्याम प्रथम स्थान आया तो ये क्या है? मूल्यांकन। लेकिन गणित में 50 अंक प्राप्त किया, ये क्या है? तो आप ध्यान रखना, मापन है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना, मापन क्या होता है? संख्या बताता है। मूल्यांकन क्या होता है? स्थान बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है? ए अवलोकन तकनीक, बी प्रक्षेपी तकनीक, सी समाजमिति तकनीक, डी परीक्षण तकनीक। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निर्धारण मापनी का उदाहरण है? ए अंकित मापनी, बी ग्राफिक मापनी, सी क्रमित मापनी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मात्रात्मक उपकरण है? ए भार मापन यंत्र, बी साक्षात्कार, सी प्रश्नावली, डी अनुसूची। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए भार मापन यंत्र। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं? ए प्राप्तांकों की व्याख्या करने में, बी विश्वसनीयता ज्ञात करने में, सी वैधता सुनिश्चित करने में, डी परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने में। तो किसी परीक्षण के मानक उपयुक्त हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 52 का ए प्राप्तांकों की व्याख्या करने में। अगला प्रश्न है, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? ए वैध, बी विश्वसनीय, सी व्यवहारिक, डी वस्तुनिष्ठ। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए वैध। किसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? तो ए वैध। इसमें इसीलिए इससे भी कहा भी जाता है कि कोई जो उद्देश्य होता है, आकलन जो होता है जिसके लिए बनाया जाता है, तो उसी की माप करता तो क्या कहलाता है? वैध, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन मापन के व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी मानक। तो कौन सा मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 54 का डी मानक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है? ए तुलनात्मक प्रश्न, बी पुनः स्मरण प्रश्न, सी मिलान प्रश्न, डी पूर्ति प्रश्न। कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए तुलनात्मक प्रश्न नहीं है। बाकी पुनः स्मरण अर्थात रिकॉल, मिलान वाला, जैसे मान लीजिए इससे इसका मिलाना, इससे इसका मिलाना, तो ये भी वस्तुनिष्ठ हो गया। और पूर्ति आपको पता वस्तुनिष्ठ है, ये ऑब्जेक्टिव। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ए स्किनर, बी मेगर, सी ब्लूम, डी मिलर। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी ब्लूम ने। अगला प्रश्न है, प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? ए कैटल, बी बिने, सी गॉल्टन, डी स्टर्न। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी बिने। अगला प्रश्न है, 90 से 100 बुद्धिलब्ध वाले बालक किस वर्ग में आते हैं? ये मंद बुद्धि, बी प्रतिभाशाली, सी सामान्य, डी तीव्र बुद्धि। मैंने पहले ही कहा था
लगभग 90 से 110 क्या होते हैं, सामान्य में आते हैं। 140 प्लस प्रतिभाशाली, दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। 90 से 110 कितने, 90 से 100 कितने में आएंगे, सही जवाब हो जाएगा सामान्य बुद्धि में आएंगे, ठीक है। 110 तक जाता है 90 से 110। जलोटा बुद्धि परीक्षण है एक, ए शाब्दिक परीक्षण बी, अशाब्दिक परीक्षण सी, निष्पादन परीक्षण डी, उपयुक्त सभी। तो जलोटा बुद्धि परीक्षण है एक, सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, शाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, ए फ्रायड, बी कैटल, सी मरे, डी गॉल्टन। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना बी, कैटल। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं, ए 11, बी 21, सी 31, डी 41। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, 31, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता महत्वपूर्ण कारक नहीं है, ये मौलिकता, बी अभिसारी चिंतन, सी प्रवाह, डी विस्तारण। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता महत्वपूर्ण कारक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, अभिसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता के मापन से कौन संबंधित नहीं, एक ए टॉलरेंस, बी पासी, सी बाकर मेहदी, डी थर्स्टन। तो ध्यान रखना, सृजनात्मकता के मापन से कौन संबंधित नहीं, मतलब एक संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता के मापन से कौन एक संबंधित नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखें, सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, थर्स्टन नहीं है, पासी, टॉरेंस और वाकर मेहदी हैं। अगला प्रश्न है, निरीक्षण लोगों के बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं, ए शाब्दिक परीक्षण, बी अशाब्दिक, सी निष्पत्ति परीक्षण, डी संस्कृत मुक्त परीक्षण। तो निरीक्षण लोगों के बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, अशाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, ए परीक्षण की योजना, बी प्रश्नों की रचना, सी प्रश्नों का चयन, डी परीक्षण का मूल्यांकन। तो उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी प्रश्नों का चयन। तो सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना सी प्रश्नों का चयन। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है, ए अभिव्यक्ति, बी वस्तुनिष्ठता, सी सुलेख, डी भाषा का उपयोग। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना बी वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, निर्णयात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है उपलब्धि को मापना, बी कमजोरी को जानना, सी प्रोन्नत करना, डी अभिव्यक्ति जानना। निर्णयात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है, सही जवाब हो जाएगा 67 का बी कमजोरी को जानना। अगला प्रश्न है, किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए, ये 40%, बी 50%, सी 60%, डी 80%। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी 50%। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण के अंतर्गत किया, ए प्रश्नों को स्वीकार, बी प्रश्नों को अस्वीकार, सी प्रश्नों में संशोधन, डी उपयुक्त सभी। तो पद विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना आप लोग डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या घटाए जाने पर, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या घटाए जाने पर ए विश्वसनीयता बढ़ती है, बी विश्वसनीयता घटती है, सी कठिनाई स्तर बढ़ता है, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर सही जवाब हो जाएगा ए विश्वसनीयता बढ़ती है। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से कम 30 से 35 प्रश्न आएंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप 2-3 सब्सक्राइबर भी बढ़ाते हैं तो नॉर्मली हो जाएगा, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए 25,000 जल्दी से आप लोग पहुँचा दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो अगर आप इतने लोग देख रहे हैं, मुश्किल से 2-3 लोगों को भी अगर आप भेज देते हैं तो नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए, जो भी कॉलेज के ग्रुप या दोस्त हैं सभी को शेयर कीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ हो रहा है, जितना कर सकते हैं। तो 71 CGPA का तात्पर्य है, ए कॉमन ग्रेड पॉइंट एवरेज, बी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, सी कंपलसरी ग्रेड पॉइंट एवरेज, सी डी सेंट्रल ग्रेड पॉइंट एवरेज।
तो CGPA का तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है, ए अंक केंद्रित प्रणाली, बी अंकन में व्यक्तिनिष्ठता, सी चयनित अध्ययन को प्रोत्साहन, डी उपयुक्त सभी। तो परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है, सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है, ए मध्यमान, बी माध्यांक, सी बहुलांक, डी सहसंबंध गुणांक। कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है, सही जवाब हो जाएगा 73 का ए मध्यमान। अगला प्रश्न है 74, यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलांक 60 है तो समूह का मध्यांक क्या होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर समांतर माध्य और बहुलक दिया है, माध्यिका पूछा है। आपको भी पता है बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर मान लीजिए MO 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यमान कितना दिया है 57, तो यहाँ पर 2 × 57 कर दीजिए और यहाँ पर 3m ही रहने दीजिए, ME, ठीक है। और बहुलक कितना दिया है 60। अब ये जो है हम लोग देख भी चुके हैं कि 3 माध्यिका बराबर, ये आपको इस तरफ ले जाइए, ठीक है। 3 माध्यिका बराबर फिर क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उधर जाएगा जुड़ जाएगा 60 + 2 × 57, ठीक है। 60 प्लस गुणा कर दीजिए 257 में, 7 × 2 14 हो गया, 1 10 11 114 हो जाएगा। 114 और 60 जोड़ देंगे कितना हो गया 70 74 174 हो जाएगा, ठीक है। 3 माध्यिका बराबर 174 हो जाएगा। इसमें 3 से अब भाग दे दीजिए, मी बराबर क्या हो जाएगा, 3 से भाग दे दीजिए, 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 8 = 24 58 हो गया, ठीक है। 3 × 5 = 15 2 3 × 8 = 24, सही है, 58 हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना बी 58। इस तरह से आसानी से आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब बहुलक बराबर 60 दिया है, माध्यिका समांतर माध्य बराबर 57, सॉल्व कर दीजिए, 200 गुणा करेंगे 114 हो जाएगा और इस तरह से इसको इधर लेकर चले जाइए तो 60 + 114 बराबर 3 माध्यिका और फिर 3 से भाग दे दीजिए तो 74/3 58 आ गया, ठीक है। एक प्रश्न और है, इसका आप लोग देख लीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्रश्न थोड़ा सा रहता है, इस तरह से प्रश्न बहुत कम पूछता है लेकिन पूछ लिया, अगर आप सॉल्व कर पाएंगे बड़ा आसान है, अगर नहीं आ रहा तो इसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इस तरह से आप कर सकते हैं, अभी टाइम है तो आप लोग एक प्रश्न देख लीजिए, बाकी सिंपल एकदम पूछता है, ठीक है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुलक मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए, नॉर्मल वाले में यही सब पूछा जाता है। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा, ठीक है। मानक विचलन पूछ रहा है, आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट को कि मानक विचलन पूछ रहा है आपसे, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना कि मानक विचलन आपसे पूछ रहा है। तो मानक विचलन का पहले तो आप देखिए, प्राप्तांक दिया गया है x और f दिया गया है, तो आप खुद मानक विचलन बराबर सूत्र क्या होता है, मानक विचलन बराबर सूत्र होता है √, ठीक है, सिग्मा f x - x बार होल वर्ग बटे n रहता है, ठीक है। ये सूत्र है। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, x बार निकालना होगा, ठीक है। x बार बराबर क्या होता है फिर से पानियन, तो इस तरह से सूत्र इसका आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे हमने निकाला, थोड़ा देख लीजिएगा। मानक विचलन बराबर सूत्र क्या होता है, f(x) कोष्टक से √, f(x) सिग्मा f(x) x - n बार स्क्वायर पानी n कर दिया, और x बार बराबर क्या होता है, x बार बराबर क्या होता है, f(x) सिग्मा f(x) अपान n होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए, जो चीज़ें दिया गया है आसानी से समझ में आ जाएगा। x बराबर कितना दिया गया था आप लोग देख ही चुके हो, 3 4 5 7 8 9 10। f बराबर कितना दिया गया, 1 2 5 4 2 1। ये सारी चीज़ें x और f दिया गया है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ से x बराबर कितना दिया गया, 3 4 5 7 10, ठीक है। आवृत्ति बराबर f बराबर 1 2 5 4 2 1 दिया गया, वही चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अब हम लोग f(x) निकालेंगे, f(x) मतलब फिर गुणा कर देना है, तो 3 और 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 4 2 का 8, 5 5 से गुणा 25, 7 4 का गुणा 28, 8 गुणते 2 करेंगे 16, 10 गुणते 1 करेंगे 10, ठीक है। f(x) निकल गया, f(x) का पूरा योग कर दीजिए तो 90 आ गया, ठीक है।
और इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, यप का जो योग है इसका भी करना है, तो इसका योग करेंगे तो 15 हो जाएगा, यही यन हो जाएगा, वृत्ति है, ठीक है। तो फार्मूला में क्या था, तो आप देख चुके हैं फार्मूले में एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अपान एन था। तो एफ एक्स हम लोग देख चुके हैं 90 और एन कितना है 15। 90 में 15 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 6। तो एक्स बार कितना निकल गया 6 निकल गया। अब हमें और क्या चाहिए एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। अब यहाँ से एक्स माइनस एक्स बार निकाल लीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स बार कितना आया हुआ है 6 आया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले एक्स में एक्स बार घटा दीजिए, तो एक्स कितना है 3 है, 3 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 4 में 6 घटाएंगे -2 हो जाएगा। 5 में 6 घटाएंगे 1 माइनस हो जाएगा। 7 में 6 घटाएंगे 1 प्लस हो जाएगा। 8 में 6 घटाएंगे 2 हो जाएगा। 10 में 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा। ये एक्स माइनस एक्स बार निकल गया, ठीक है। अब इसको वर्ग कर दीजिए, क्योंकि हमें एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार वर्ग निकालना है। तो इसको वर्ग करना है तो क्या हो जाएगा, 3 को वर्ग करेंगे -3 को वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। -2 को वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। -1 को वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता है कि नहीं, -1 गुणते -1 बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। -1 गुणते +1 क्या हो जाता है -1 होता है। +1 गुणते -1 बराबर क्या होता है -1 होता है। तो अगर माइनस प्लस है गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो यहाँ 3 -3 गुणते -3 किया 9 हो गया, ठीक है। इसी तरह से तो ये आपका वर्ग निकल गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना है एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार निकालना है। तो ये चीज़ तो निकल गया एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब क्या है एफ है, तो एफ से गुणा करना है। तो 1 गुणते 9 करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 गुणते 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 गुणते 1 करेंगे 5 हो जाएगा। 4 गुणते 1 करेंगे 4 हो जाएगा। 2 गुणते 4 करेंगे 8 हो जाएगा। 1 गुणते 16 करेंगे 16 हो जाएगा। इस तरह से सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर निकल गया। कितना आ जाएगा जोड़ दीजिए आप खुद, 9 8 17, 5 22, 4 26, 8 34, 6 40, 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 आ गया। अब आप आराम से फार्मूला में रख के निकाल लीजिए, ठीक है। इसका मान कितना दिया गया है 50 और एन नीचे है, 50/n कर दीजिए अर्थात 15 कर दीजिए। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है √ सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल वर्ग अपान एन। तो एक्स माइनस एक्स बार बराबर कितना दिया गया है 50, यहाँ 50 रख दीजिए, ठीक है। और 15 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा आप खुद देखिए। 5 से पहले काट दीजिए, 5 3 15, 5 50, तो √ 10/3 अगर आप भाग देंगे कितना हो जाएगा √ 3.33। तो अब √ 3.33 का मानक विचलन मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाता है 1.182 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मानक विचलन कितना मान आ गया 1.82। तो आप लोग इस तरह से सीखिए, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 1.8 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह सवाल आता थोड़ा टफ होता, लेकिन नहीं आ रहा तो आपको करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप फ्रेंड जो भी आपके बीएड कर रहे हैं जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, ध्यान रखना। तो ये 75 प्रश्न था। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट PG 401 दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। या फिर आप ध्यान रखना, आप लोग अगर चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे 7। अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग BD 402 हल करना शुरू करें, या फिर फुल प्रैक्टिस सेट का 2 और हल कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी पेपर थोड़ा टफ होता है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेट ज़्यादा हल करने का, ठीक है। फुल प्रैक्टिस सेट होता है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इतना जरूर ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि 25,000 तक पहुँचा दीजिए। मुश्किल से 1500 कम है, उसमें कुछ है नहीं। अगर आप लोग 2-2 लोग 3-3 लोगों को शेयर करेंगे नॉर्मली हो जाएगा। कुछ बच्चे तो एक बार मैंने देखा था 10 लोग 15 लोग भी कर देते हैं, तो नॉर्मली बहुत ही आसान है। कोशिश करिए जल्दी से आप लोग 25,000 पहुंचा दीजिए, इससे क्या होगा थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग साथ बने, निश्चित लोगों से आप लोगों को लाभ हो रहा है तो इतना हेल्प कीजिए। मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड जो भी BEd कर रहे हैं, फिर जो भी नहीं भी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर ज़रूरत की चीज़ें करंट अफेयर वगैरह चीज़ें भी इसमें रखी जाती हैं, बीच बीच में जो भी सूचना रहती है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप फ्रेंड जो भी हैं। और आप लोग बार बार रिजल्ट पूछते रहते हैं, तो रिजल्ट किसी भी दिन जारी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। काफ़ी समय हो गया, क्यों नहीं जारी कर रहा है पता नहीं, अंक वगैरह शायद नहीं पहुँचे, कुछ एक बार बात हुई थी। तो जैसे कुछ होता है वो निश्चित रूप से जारी कर देगा, क्योंकि कभी कभी देखेंगे कुछ यूनिवर्सिटी का अंक नहीं पहुँचता, बिना अंक ही जारी कर देता है, उनका छोड़ देता है। तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है।
बहुत जल्दी आप लोग रिजल्ट जारी हो जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। तो प्लीज़ निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ग्रुप या जो भी आपके परिचित के, किसी को भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं को बीएड करे, इससे क्या थोड़ा अच्छे लगते हैं अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।